हमारे पूर्वज हमारी प्रेरणा भाग 3। बाबूजी गांव में इतने लोकप्रिय थे कि कोई भी हमारे घर के रास्ते से जाता तो बिना बाबूजी के मिले या बिना चाय पिए नहीं जाता था। यदि गलती से कोई व्यक्ति दूसरे रास्ते से चला जाता और बाबूजी उसे देख लेते तो बाबूजी आवाज लगाकर उसे बुलाते और चाय पिलाकर भेजते। गांव के कुछ बुजुर्ग ऐसे भी थे जो उनसे मिलने को आतुर रहते थे। एक वाकया बाबूजी बताते थे कि हमारे खेत घर से काफी दूरी पर थे। अक्सर बाबूजी वहां खेत पर काम करने जाया करते थे। एक दिन दूसरे गांव के एक व्यक्ति जो आंख से कम देखते थे ने देखा कि फला खेत में पंडित जी काम कर रहे हैं। उनसे मिलने लाठी लेकर करीब 1 किलोमीटर पहाड़ चलकर खेत पर पहुंचे तो उनके हाथ निराशा लगी, क्योंकि खेत में बाबूजी नहीं बल्कि जानवरों को भगाने के लिए पुराने कपड़ों का बना हुआ एक बुत था, जिसे हम लोग भिक्षौन कहते थे। ये था लोगों का बाबूजी के प्रति प्रेम। बाबूजी के प्रति गांव वालों के प्रेम का एक उदाहरण बाबूजी दिया करते थे। एक बार दूसरे गांव के किसी व्यक्ति का एक भैंस बाबूजी जंगल के रास्ते उसके घर छोड़ ढाने जा रहे थे। भैंस अच्छी नस्ल की थी और बहुत कीमती थी। जाते समय भैंस जंगल से गिरकर किसी के मकान के पीछे वाले तंग जगह में गिर गई और काफी कोशिशों के बाद भी नहीं निकल पाई और उसने प्राण त्याग दिए। गांव के कुछ लोग थे जो बाबूजी की समाज में बढ़ती प्रतिष्ठा नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने इस बात को हवा देने की कोशिश की कि बाबूजी ने भैंस गिरा दी है, अब उनको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन जब भैंस के मालिक को पता चला कि बाबूजी भैंस को लेकर आ रहे थे तो उन्होंने कुछ कहने के बजाय कहा कि नियति को यही मंजूर होगा और भैंस की मौत यहीं लिखी होगी। आप ईमानदारी सच्चे मन से भैंस को लेकर आ रहे थे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस तरह ईमानदारी व सच्चाई के बल पर बाबूजी अपने विरोधियों को भी पस्त कर देते थे। पहाड़ में दादा परदादा द्वारा बना घर करीब 200 वर्ष पुराना होगा, जो आज भी मौजूद है। मकान पुराने ढंग से बने होने के कारण उसमें प्रवेश करने के लिए बने दरवाजे काफी छोटे थे और घर के अंदर भी काफी जगह कम थी। इस पर बाबूजी ने सोचा कि मकान के बराबर खाली जगह में एक नया घर बनाया जाए, जिससे बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो सके। क्योंकि मकान नए तरीके से बनाया जाना था और उसकी ऊंचाई भी ज्यादा होनी थी, परंतु पडढोसी को इस बात पर आपत्ति थी कि बाबूजी नया घर क्यों बना रहे हैं। वह इस पर अड्डहाचन डालना चाहता था और इस पर पड़ोसी द्वारा यह शर्त रखी गई कि आप नया मकान तो बनाएं, परंतु नए मकान की ऊंचाई मेरे मकान से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि पडढोसी का मकान भी पुराने मकान के समान ही ऊंचाई वाला था और यह औचित्य विहीन था कि नया मकान भी बनाया जाए और ऊंचाई भी उतनी ही हो। इस पर बाबूजी बड्डी ही उलझन में पड़ गए, परंतु बाबूजी ने शिक्षित होने का एक और उदाहरण पेश करते हुए उसको बड़ी उदारता से कहा, बिल्कुल नया मकान आपके मकान से ऊंचा नहीं होगा। इस पर बाबूजी ने युक्ति लगाई और जमीन को उतना नीचे खुदवाया जितना ऊंचा वह मकान बनाना चाहते थे। इससे बाबूजी के आइडिया कि वह व्यक्ति भी दाद देने लगा और अब दोनों काम हो गए। बड़ा मकान भी बन गया और पड़ोसी का अहम भी शांत हो गया। इसके साथ बाबूजी ने बच्चों के अच्छे पालन पोषण और शिक्षा लिए ने कई उद्यम किए। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जीविका के लिए कुछ नया करना सोचा भी नहीं जा सकता था। बाबूजी ने गांव में पहली दुकान खोली। अल्मोड़ा से सामान लाकर गांव में बेचते थे, जिससे जीविका भी चलती थी और गांव के लोगों को सामान लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था और यह एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई थी। गांव के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आज भी एक वाकया बार बार दोहराते हैं कि एक बार वे सरसों का तेल खरीदने खाली डब्बा थैले में रखकर बाबूजी की दुकान में आए और तेल का भाव पूछा और उन्हें तेल का भाव महंगा लगा, इसलिए सोचा जागेश्वर बाजार में सस्ता मिलेगा, वहां से ले आएंगे। वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर जागेश्वर तेल लेने गए तो पता चला वहां तेल का भाव बाबूजी की दुकान से ही 25 पैसे ज्यादा है, इसलिए वापस आए और बाबूजी की दुकान से तेल लेकर घर गए। जब कुछ दिन बाद ये वाकया उन्होंने बाबूजी को बताया तो बाबूजी ने बताया कि मुझे मालूम था कि तेल के दाम बढ़ गए, पर मैं तेल जिस भाव पर लाया था मैं उतने ही मुनाफे में इस तेल को बेच रहा हूं। तेल के दाम बढ़ने पर मैं जरूरत से अधिक दाम नहीं ले सकता। ये थी बाबूजी की ईमानदारी व अपने काम के प्रति निष्ठा। शेष भाग 4 में सुने।